हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। और आज की कहानी है कर्तव्य। निधि कहाँ हो बहू, जल्दी से आओ, मेरे घुटने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा सा गरम तेल लगा दो। गायत्री की आवाज निधि के कानों में गूंजी। बस 1 मिनट में मम्मी अभी आई। निधि की आवाज कहीं दूर कमरे से आती हुई सुनाई पड़ी। थोड़ी देर बाद निधि अपने 7 महीने के बच्चे को हाथ में लेकर हाजिर हुई। क्या हुआ बहू, ये जाग गया क्या? गायत्री ने निधि के हाथ में बच्चे को देखकर पूछा। और क्या, अब काम करने का टाइम हुआ तो ये आपके लाडले साहबजादे उठकर बैठ गए। निधि मुस्कुराते हुए बोली, बहुत दुष्ट हो गया है मम्मी, पूरा दिन भर सोते रहेंगे और रात भर मुझे परेशान करते हैं। निधि ने मुस्कुराते हुए वात्सल्य भाव से उस दुधमुहे बच्चे के चेहरे को निहारते हुए बोली, हाँ तो प्रखर का ही तो है बेटा, उसकी भी यही आदत थी, दिन भर सोता रहता था और रात भर जागकर मुझे परेशान करता था। गायत्री मुस्कुराते हुए बोली, लो मम्मी संभालो इसे, और ये लो डायपर बदलो, तब तक मैं आपके घुटने में तेल लगा देती हूँ। अब आप अपने पोते के साथ खेलो, मुझे बहुत काम है, इन्हें खिलाने का टाइम नहीं है मेरे पास। निधि मातृत्व भाव से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ दे दे, तू चिंता मत कर, तू आराम से अपना काम कर, मैं अपने पोते के साथ खूब बातें करूंगी। गायत्री ने बच्चे को अपने हाथ गोद में लेते हुए कहा। निधि ने उस दूधमुहे बच्चे को गायत्री के गोद में डाल दिया और फिर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वापस लौटी तो उसके हाथ में गरम तेल था जो वह लेकर आई थी। गायत्री उस छोटे से बच्चे से खेल रही थी और वह बच्चा भी अपने दादी को देखकर अपने हाथ पैर फेंक फेंक कर खेल रहा था और खुश होकर किलकारी मार रहा था। गायत्री भी उस बच्चे के साथ बिल्कुल बच्चा बन गई थी और उसे लाड कर रही थी। निधि ने गायत्री के पैरों में तेल लगाया और दूध का बोतल लाकर वहां रख दिया और उस बच्चे से बोली, मुझे बहुत काम है, अब मैं जा रही हूँ काम करने, आप दादी के साथ खेलो। यह कहकर उसने उसको गालों को अपने उंगलियों के पोर से हल्के से छुआ और उस नन्हे से बच्चे को होठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई, मानो वह कह रहा हो कि आप मेरी चिंता मत करो और जाओ। निधि अंदर जाकर काम करने लगी। गायत्री बच्चे के साथ वापस खेलने लगी। तभी बाहर से गायत्री की पड़ोसन आई। अरे कहाँ हो राधा की मम्मी, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं जिज्जी, क्या बताऊं, अब तो घर में रहना दूभर हो गया है, हर वक्त किच किच, कभी कभी तो मन करता है कि घर छोड़कर कहीं चली जाऊं, लेकिन जिस घर को अपने खून पसीने से सींचा उसे छोड़कर भी जाते नहीं बनता और अपनी आंखों के आगे अंधेरा भी बर्दाश्त नहीं होता। लग रहा है आज फिर अपने बहू से लड़ाई करके आई हो। आज किस बात पर लड़ाई हुई? गायत्री ने ऐसे ही पूछा। अब क्या बताऊं जिज्जी, ये आजकल की बहुओं में न शर्म है न लाज है, गजब जमाना आ गया है, न सास का डर न ससुर का, न किसी के मान सम्मान की फिक्र। अगर सास कुछ समझाए तो लड़ने को उतारू हो जाती हैं। एक हम थे, मजाल है जो सास के सामने जुबान खोल दे। मेरी सास तो इतनी खतरनाक थी कि मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उसके सामने बोलने की। एक ये महारानी आई हैं, इन्हें सही बात भी बुरी लगती है। मायके से कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है तो ये हाल है। कहीं थोड़े संपन्न घर की होती तो पता नहीं घर में रहने भी देती या नहीं। वो तो अपना हीरा जैसा बेटा इन कंगालों के घर में मैंने ब्याह दिया। सोचा गरीब घर की लड़की है, खप जाएगी हमारे घर में, थोड़ा सा मान सम्मान करेगी। मुझे क्या पता था कि खोपड़ी पर तांडव करेगी। उस औरत ने तुनक कर कहा, अरे राधा की मम्मी ऐसे क्यों बोल रही हो? शादी में इतना दान दहेज तो मिला था और बहू तो इतनी सुंदर और संस्कारी है, तुम खामखा उसको भला बुरा कहती रहती हो। गायत्री बोली, अरे तुम्हें क्या पता, घर की बात इतनी चालाक है कि किसी बाहर वाले के सामने ऐसे व्यवहार करती है मानो इससे अच्छा कोई नहीं है।
इसकी माँ भी ऐसी ही थी। जब शादी नहीं हुई थी तो खूब मीठी मीठी बातें करके मुझे फंसा लिया। मैं सीधी सादी छल कपट न किया, कभी न पता किया, इसीलिए इनको बातों में आ गई। मुझे क्या पता था कि खानदान ही ऐसा है। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे पहले पता होता तो कभी भी ऐसे परिवार में शादी नहीं करती। उस औरत ने कहा, अच्छा छोड़ो ये सब बातें, जमाना बदल गया है। अब तुम्हारा जमाना नहीं है, तुम भी थोड़ा सा कम बोला करो। अब जैसे भी है वही है, उसकी भी सुनो थोड़ा सा। गायत्री ने उस औरत को समझाया। अब तुम भी मुझे ही दोष दोगी। क्या करूं मैं, अंधेर गर्दी देख नहीं पाती हूँ। जिस घर को इतने मेहनत से बनाया है उसे कोई बर्बाद करेगा तो कैसे बर्दाश्त होगा। इसलिए बोल पड़ती हूँ। तुम बताओ कैसी तबीयत है तुम्हारी? सुना है तबीयत ठीक नहीं है, तो आराम करो। इनको क्या लेकर बैठी हो? बहू को दो, वो संभालेगी बच्चे को। काम ही क्या है तुम्हारे घर में? मेरी बात मानो, तुम भी अपनी बहू को अपने सर पर न चढ़ाओ। जितना कर दोगी उतना कम है। कहाँ गई इनकी मम्मी, सो रही है क्या? उस औरत ने मुंह बनाकर पूछा। अरे नहीं नहीं, रसोई घर में काम कर रही है। ये अभी जाग गया तो मैंने ही बोला कि मुझे दे दो, गायत्री ने कहा। सबके घर का यही हाल है, एक मिनट भी फुर्सत नहीं है। थोड़ा सा टाइम मिलता है तो आजकल की बहुएं इतनी चालू हैं कि काम का बहाना बनाकर लाकर बच्चे को ही दे जाती हैं। एक हम थे कि बच्चों को भी संभालते थे और घर का काम भी करते थे। मजाल है जो मेरी सास एक काम कर ले, और बच्चे को तो देखना भी दूर की बात है। और फिर तुम्हारे घर में काम भी क्या है? तुम दो परानी हो और तुम्हारा एक बेटा, वो भी सुबह शाम आता है, फिर भी तुम्हारी बहू को टाइम नहीं मिलता। उस औरत ने गायत्री को निधि के खिलाफ भड़काया। नहीं राधा की मम्मी, काम क्यों नहीं है? पूरा दिन निधि काम ही तो करती रहती है। मुझे कहा कुछ करने देती है। घर परिवार की जिम्मेदारी कितने अच्छे से संभाल रखा है मेरी बहू ने। मेरा इतना ध्यान रखती है मानो मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो। दवाई से लेकर कपड़ा लत्ता, खाना पीना सब कितने अच्छे और ध्यान से करती है। अगर मेरी जरा से भी तबीयत खराब होती है तो ऐसे लगता है उसकी जान पर बन गई है। कभी कभी तो मुझे डांट कर खाना और दवाई खिलाती है मेरी बहू। बहू नहीं मेरी बेटी है। भगवान ने मुझे बेटी नहीं दिया, लेकिन बेटी के रूप में निधि को बहू बनाकर भेज दिया। आप बहुत भोली हो जिज्जी, आपको नहीं पता इन बहुओं की चालाकी। आप बच्चे को संभालती हो तो उसे सोने को मिल जाता है पैर फैलाकर, इसीलिए इतना प्यार दिखाती है। अभी आप सब छोड़ दो, तब असली रंग दिखाई जाएगी। मैं जानती हूँ, सब भोग चुकी हूँ, वह औरत बोली। अच्छा छोड़ो ये सब बातें। राधा क्या कहा, क्या हाल चाल है? कोई समाचार मिला था, कैसी है? वो बड़े दिन हो गए आई नहीं। पहले तो 15-15 दिन पर आ जाती थी, गायत्री ने पूछा। क्या बताऊं जिज्जी, मेरी राधा की तो किस्मत खराब है। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने उसकी शादी करवाई। इतना दान दहेज देकर भेजा, लेकिन एक पैसे की कद्र नहीं है। दाने दाने के मोहताज थे उसके ससुराल वाले। राधा के पापा ने दामाद जी की कितनी मदद की और उनका काम धाम सही करवाया, लेकिन मेरी बेटी को नौकरानी बनकर रहना पड़ रहा है। इतना बड़ा परिवार है, 3 भाई हैं। कब से कह रही हूँ दामाद जी से अलग होकर काम करो, 4 पैसे बचेंगे, लेकिन उनके दिमाग में नहीं घुसता। जो कमाते हैं सब उसी घर में लगाए जा रहे हैं। मेरी बेटी उन कंगालों के घर में पाई पाई को मोहताज है। और तो और उसकी सास भी एक काम नहीं करती। यह भी नहीं कि बच्चे को ही देख ले, जिससे मेरी बेटी घर के काम तो कर ले, सिर्फ बैठे बैठे हुक्म चलाना आता है। इतने बड़े घर की बेटी है, यह भी नहीं समझती है। यहाँ पर तो देखा ही होगा, एक काम नहीं करना पड़ता था उसे।
लेकिन वहां जाकर नौकरानी बन गई है। जाने कब मरेगी, तब मेरी बेटी की किस्मत खुलेगी। इतना लेने देने के बाद भी घर में नौकरानी की तरह काम करती रहती है। बस एक धेले का सुख नहीं है मेरी राधा को। तभी निधि चाय नाश्ते के साथ आई और उसे चाय रखा और बोली, चाची नमस्ते, कैसी हो? ठीक ही हूँ बहू, जो कट जाए अच्छा है, उस औरत ने कहा। चाची मैं रसोई में थी तो मैंने आपकी सारी बात सुनी, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे आपका यह दोहरा रवैया समझ नहीं आया। निधि बोली, दोहरा रवैया? कौन सा दोहरा रवैया? तुम कहना क्या चाहती हो? उस औरत की आंख तन सी गई। एक तरफ तो आप अपनी बहू नेहा के लिए कह रही हो कि घर का सारा काम करे और बच्चे को भी संभाले, और दूसरी तरफ राधा दीदी की सास से ये उम्मीद कर रही हो कि वो राधा दीदी के काम में हाथ बटाए। ऐसा क्यों? नेहा दीदी आपकी बेटी राधा क्यों नहीं बन सकती हैं? आखिर में वो भी तो आपकी बेटी जैसी है। फिर ये भेदभाव क्यों? क्यों आपको अपनी बेटी और दूसरों की बेटी में फर्क नजर आ रहा है? मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन आप भी मेरी मम्मी जी जैसी बन जाएं तो देखना, नेहा दीदी भी आपको राधा दीदी जैसे ही समझेंगी और उसी तरह से आपका मान सम्मान करेंगी। अब मुझे देखिए, मेरी माँ जी मुझे बिल्कुल अपनी बेटी जैसी मानती हैं। एक दिन तो मेरे सिर में दर्द था तो जैसे मेरी माँ मेरे सिर को दबाने बैठ जाती है, ये भी वैसे ही तेल लेकर दबाने बैठ गईं। आप पहले बहू और बेटी में फर्क करना बंद कर दीजिए और हमें अपनी बेटी जैसे बनने का मौका तो दीजिए। आप हमारी माँ तो बने, फिर देखिए। माना कि हम नए जमाने की बहुएं हैं, लेकिन आप हमारी माँ के जैसे हमें सिखाएंगी और अपनी बेटी जैसे प्यार करेंगी तो हम जरूर समझेंगे। बुरा मत मानना चाची जी, मुझे जो लगा मैंने बोल दिया। आप दोनों बातें कीजिए, मुझे कुछ काम है, निधि ने कहा और चली गई। उस औरत के काटो तो खून नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जूता भुगो कर उसे पीट दिया हो। वह सन्न बैठी रही, फिर बोली, जिज्जी तुम्हारी बहू तो बड़ी बोलका है। अभी तो आप कह रही थी कि बहुत शांत है, लेकिन इसको तो बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं है। आपने इसे अपने सर पर चढ़ा लिया है। मेरी बहू जैसे भी हो, इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी बातें बोल जाए। उस औरत ने नाराजगी से कहा। राधा की मम्मी वह कुछ गलत तो नहीं कह रही है, जो कहा उसने सही कहा। अगर आप उससे अपनी बेटी जैसे व्यवहार की उम्मीद करती हो तो उसे उसकी माँ जैसा प्यार करो, इसमें क्या बुरा लगने वाली बात है? अगर हमारे लिए बहू का कुछ फर्ज है तो हमारा भी तो बहू के लिए कुछ कर्तव्य है। पहले हम अपना कर्तव्य निभा लें, फिर बहू के बेटी बनने की उम्मीद करें। सारा दोष बहू में ही नहीं होता, वो तो कच्ची मिट्टी होती है। जब वो आती है तो बिल्कुल कोरा कागज होती है। हम जैसी इबादत उस पर लिखेंगे वैसे ही वो बन जाएगी। अब आपकी मर्जी है कि उस पर क्या लिखना है। एक नया घर, नया माहौल, नए लोग, उसे भी तो थोड़ा टाइम दो कि वो उस माहौल में खुद को ढाल पाए। हमें उसको नए माहौल में ढालने में उसकी मदद करनी चाहिए, न कि बात बात पर टीका टिप्पणी करनी चाहिए और उसके मायके वालों को कोसना चाहिए। अगर आप माँ बनेंगी तो वो जरूर आपकी बेटी बन जाएंगी। और यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि निधि मेरी बेटी जैसी है, मुझे गर्व है अपनी बहू पर। अच्छा जीजी, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी, एक जरूरी काम याद आ गया है। और टनाटन उठकर, जाहिर सी बात है गायत्री की बातें उसे अच्छी नहीं लग रही थी। अरे चाय तो पीती जाओ, मेरी बहू इतने मेहनत से बना कर लाई है। नहीं जीजी, फिर कभी, आज मन नहीं है, उस औरत ने नाराजगी से कहा और मुंह बनाकर चली गई। निधि अंदर से बाहर बर्तन लेने आई और भरा कप देखकर बोली, अरे मम्मी, चाची ने चाय नहीं पिया क्या? मैंने कुछ बुरा बोल दिया हो जो गुस्सा हो गई? नहीं बहू, तुमने बिल्कुल सही बोला है, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ।
जिसको जो मानना है माने। अच्छा सुन, ये तेरे साहबजादे खेलते खेलते फिर सो गए हैं। अब सीधा रात में तेरे सोने के टाइम ही इनकी आंख खुलेगी। ले जा, इनको पालने में सुना दे। और हाँ, अगर रात में जग जाए और सोने न दे तो बिना संकोच के मुझे लाकर दे देना और आराम से सो जाना। दिन भर काम करने के बाद अगर आराम करने को न मिले तो सिर भारी भारी सा लगता है। अब मैं भी जा रही हूँ आराम करने। अब जाकर थोड़ी राहत सी मिली है मेरे घुटने के दर्द में। ठीक है मम्मी, निधि मुस्कुराती हुई बोली और बच्चे को लेकर चली गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।